नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माउंटेन्स मीडिया पर। जैसा कि हम आपको हर हफ्ते कहानियाँ सुनाते हैं, आज भी हम एक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी एक बहुत बड़े शख्सियत की, महाराष्ट्र मुंबई के प्रमोद महाजन। उनका पूरा नाम प्रमोद वेंकटेश महाजन, जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता हुआ करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तराधिकारी माना जाते थे। आज बीजेपी में अमित शाह जो चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की सरकार थी तो प्रमोद महाजन को चाणक्य माना जाता था। यही वो शख्स थे जो बीजेपी पार्टी की फंडिंग का पूरा काम करते थे और इसीलिए पार्टी में इनका एक बड़ा कद भी था। लेकिन मौत की कहानी भी बड़ी रहस्यमयी है। इन्हें इनके छोटे भाई ने ही मार दिया। क्यों मारा आज तक मालूम नहीं चला। तो आइए ये पूरी कहानी प्रमोद महाजन की शख्सियत को जानते हुए सुनते हैं। प्रमोद महाजन 30 अक्टूबर 1949 को तेलंगाना के महबूब नगर में जन्म लिए थे, लेकिन फिर इनके पेरेंट्स महाराष्ट्र माइग्रेट कर गए थे और उस जगह का नाम था अंबाजोगाई। प्रमोद अपने 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। प्रारंभिक शिक्षा अंबाजोगाई में हुई, फिर हायर स्टडीज़ के लिए पुणे गए। जब प्रमोद 21 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया था। प्रमोद एक स्कूल में टीचर हो गए। शुरू से ही आरएसएस से जुड़े, एक टाइम के बाद टीचिंग क्विट कर दिया। ये फुल टाइम आरएसएस के लिए समर्पित हो गए और फिर धीरे धीरे इमरजेंसी के टाइम जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब ये राजनीति में आ गए। 1996 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और फिर उसके बाद मिनिस्टर भी रहे। आईएनबी मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया। इनकी धाक राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी बन गई और इन्हें अगला प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी देखा जाने लगा। इनके ऊपर आरोप भी लगे कि ये पार्टी फंड्स को अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात 2006 की है, 22 अप्रैल की। उसके पहले 21 अप्रैल को प्रमोद अपने घर गए थे। इनका घर सेंट्रल मुंबई में वर्ली में था। उस घर में अपनी बीवी रेखा महाजन, बच्चे पूनम महाजन और राहुल महाजन के साथ रह रहे थे। 21 अप्रैल को रात में प्रमोद अपने छोटे भाई प्रवीण महाजन से फ़ोन पर बात करते हैं। बात नहीं बल्कि झगड़ा करते हैं। काफ़ी ऊंचे स्वर में नोकझोंक होती है। इसके बाद रात को प्रवीण महाजन प्रमोद को एक लास्ट एसएमएस करते हैं जिसका टेक्स्ट था, अब नहीं होगी याचना, ना प्रार्थना, जीवन या फिर मरण। इससे पहले भी प्रवीण और प्रमोद का कई बार झगड़ा हो चुका है। लोग कहते थे प्रमोद थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे। तो 22 अप्रैल की सुबह 7:30 या 7:45 के लगभग प्रमोद महाजन प्रवीण के घर पहुंचते हैं। प्रवीण घर पर नहीं रहते हैं, फिर थोड़ी देर में आ जाते हैं। तो दोनों भाइयों का आमना सामना होता है। लगभग 15 मिनट तक दोनों तेज़ आवाज़ में लड़ रहे होते हैं। तो इस लड़ाई के बीच अचानक से प्रवीण 3 बोर की लाइसेंस पिस्टल निकालता है, सीधा प्रमोद के ऊपर क्लोज रेंज से 4 गोली फायर करता है, जिसमें से एक गोली नहीं लगती है। जिस वक्त गोली चली सुबह के 8 बज रहे थे। उनके घर के बगल में ही गोपीनाथ मुंडे का भी घर था। वो भी एक बड़े नेता थे जो कि प्रमोद महाजन के बचपन के दोस्त और उनके बहनोई भी थे। तो गोपीनाथ मुंडे जी को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, वो भाग कर आते हैं और प्रमोद महाजन को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाते हैं। 8:20 पर प्रमोद महाजन को हिंदुजा हॉस्पिटल में लाया जाता है। डॉक्टर की टीम मुआयना करती है। 3 गोलियां जो प्रमोद जी को लगी थी उसमें से एक लिवर में, एक चेस्ट के नीचे, एक पेट में। तीनों गोली शरीर के बाईं तरफ लगी थी, इसलिए दिल बच गया था। लिवर में लगने से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन करना शुरू किया, लेकिन लिवर की ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल था। डॉक्टर कोशिश करते रहे, लेकिन हालत लगातार क्रिटिकल होते जा रही थी। इधर सुबह गोली मारने के बाद प्रवीण सीधे घर से बाहर निकल जाता है और वर्ली पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस को पिस्टल दे के खुद को सरेंडर कर देता है कि भाई को मारा है मैंने। पुलिस प्रवीण को भी जानती थी, क्योंकि प्रमोद का जितना बड़ा नाम था सभी प्रमोद के परिवार वाले को भी जानते थे। प्रवीण के बयान से हड़कंप मच जाता है। पुलिस कंफर्म करती है और प्रवीण पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगा देती है। प्रवीण का बयान था कि उसका भाई उसे इग्नोर कर रहा था, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गोली मार दी। इधर हिंदुजा हॉस्पिटल में लंदन से लिवर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। डॉक्टर का हेल्प करते हैं। 13 दिन गुजर जाते हैं लेकिन सुधार नहीं होता है और 3 मई 2006 को इवेंचुअली प्रमोद महाजन की मौत हो जाती है। लिवर जिस तरह से डैमेज हुआ था वो रिकवर नहीं हो पा रहा था। अब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है।
मुकदमा शुरू होता है, कोर्ट में मैटर चला जाता है। अदालत में प्रमोद की पत्नी रेखा महाजन कहती हैं कि प्रवीण ने कुछ दिनों से 1 करोड़ की मांग की थी। प्रमोद ने कहा इतने पैसे नहीं है मेरे पास, इसी वजह से प्रवीण ने उन्हें गोली मार दी। लेकिन इस बात को अदालत ने नहीं मानी क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था। प्रवीण भी अलग अलग बयान देता था और प्रमोद का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई। रेखा ने कोर्ट से ये दरख्वास्त किया कि ये सब बातें पब्लिक फ्रंट पे ना आए, इसकी सुनवाई एक बंद कोर्ट में हो, मीडिया से दूर, फैमिली की इज्जत के लिए ठीक नहीं है। तो अदालत ने इसे मान लिया कि कोर्ट के अंदर की बातें जो पब्लिश नहीं की जाएंगी और टीवी पर नहीं दिखाई जाएंगी। प्रवीण महाजन जो भी कोर्ट में कहेगा वो कहीं भी नहीं छापे जाएंगे। गोपीनाथ मुंडे का कहना था कि प्रमोद को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो जाते जाते प्रमोद ने कहा था, आखिर मेरा गुनाह क्या था जो प्रवीण ने मुझे गोली मारी। प्रवीण के अनुसार वो प्रमोद से मिलना चाहता था, लेकिन 15 दिनों तक प्रमोद उन्हें टाइम नहीं दे रहे थे। उनके आसपास के लोग अमीर होते जा रहे थे और प्रवीण का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। प्रवीण का कहना था कि प्रमोद के कुछ रिश्ते हैं जिसकी वजह से रेखा मतलब भाभी का झगड़ा होता था प्रमोद से, और यहाँ तक कि बात तलाक तक आ गई थी। लेकिन प्रमोद के ऊपर इन आरोपों को रेखा, उनकी पत्नी, इनकार करती रही। प्रवीण ने बाद में कहा, गलती से गोली चल गई, झगड़े में, हाथापाई में, मैंने जानबूझकर गोली नहीं चलाई। फिर लोअर कोर्ट ने 18 दिसंबर 2007 में प्रवीण को उम्र कैद की सज़ा दे दी। प्रूफ उसके खिलाफ थे। प्रवीण ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इसी बीच 2010 में प्रवीण की पत्नी सारंगी की तबीयत बिगड़ जाती है। नासिक जेल से प्रवीण पेरोल पर रिहा किया जाता है। प्रवीण घर पहुंचते हैं पत्नी की देखभाल के लिए। 4 मार्च को पेरोल ख़त्म हो रही थी प्रवीण की, लेकिन 3 मार्च 2009 को 3 साल के बाद प्रवीण की मौत हो जाती है ब्रेन हैमरेज से। 3 मई को प्रमोद, 3 मार्च को प्रवीण। परिवार में 3 नंबर को लेकर कुछ अजीब बातें हैं। प्रवीण ने 2009 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था माजा एल्बम। किताब का जो एक समराइज़ करने के बाद जो निचोड़ था वो ये था कि कैसे उसे हत्यारा बनाने की कोशिश की गई। उसमें कुछ चीज़ें थी कि प्रमोद बचपन से आरएसएस से जुड़े थे। बचपन में पिता की मौत हो गई। घर के 5 बच्चों में सबसे बड़े प्रमोद थे, हालांकि वो दूसरे नंबर के थे। प्रमोद ने भाई और बाप दोनों का प्यार दिया। प्रमोद वक्ता बहुत अच्छे थे। ऐसी बहुत सारी बातें कही गई हैं उस किताब में, लेकिन फिर धीरे धीरे वो दिल्ली में पावरफुल होते गए। फंडिंग के पैसे काफ़ी इधर उधर किए गए जो कि पार्टी के लिए था। प्रमोद के रिश्तों को लेके भी सवाल उठाए। जिस दिन प्रवीण ने गोली चलाई उस दिन के झगड़े में एक रिश्ता भी था, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं था। प्रमोद के कुछ महिलाओं से रिश्ते थे, एक का नाम लिया गया, उसी को लेकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन इन सब की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। फिर 23 जनवरी 1999 इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट शिवानी भटनागर का कत्ल हो जाता है और आईपीएस ऑफिसर रविकांत शर्मा, पंजाब कैडर के पुलिस, पकड़े जाते हैं इस कत्ल में और सज़ा भी होती है उन्हें। मामला ये सामने आता है कि आईपीएस का अफेयर था शिवानी के साथ और वो शादी के लिए दबाव डालने लगी थी, लेकिन पीछा छुड़ाने के लिए किराए के कातिल को भेजकर आईपीएस ने शिवानी का कत्ल कर दिया। आईपीएस की वाइफ ने कहा कोई रिश्ता और दबाव नहीं था, बल्कि शिवानी का रिश्ता प्रमोद के साथ था, प्रमोद महाजन के साथ, और प्रमोद ने आईपीएस के ऊपर प्रेशर डाला। प्रमोद ने यूज़ किया है रविकांत जी को। कोर्ट में ये बात साबित नहीं हुई तो सिर्फ आईपीएस और भाड़े के कातिल को ही सज़ा मिली शिवानी के मर्डर केस में। रिश्तों के अलावा पैसों को लेकर भी मामला सामने आया। पैसों का हिसाब किताब किसी को नहीं मालूम था। उस वक्त एक चीज़ उठी थी कि प्रमोद के सेक्रेटरी विवेक मैत्रा बड़े क्लोज प्रमोद के, और उन्हें एक एक बात मालूम थी। तो विवेक गोपीनाथ और प्रमोद के साथ 15 साल से साथ में थे। विवेक प्रमोद के फैमिली के सारे राज जानते थे, उन्हें पता थी सारी बातें। इसी दौरान प्रमोद की मौत के बाद उनकी आखिरी अस्थि के जो कलश हैं वो 2 जून 2006 को आसाम में ले जाकर प्रवाहित करने थे उन्हें। तो राहुल महाजन जो प्रमोद महाजन जी के पुत्र हैं वो भी साथ में थे। तो राहुल दिल्ली में 1 जून को थे सरकारी बंगले में विवेक के साथ, प्रमोद जी के सरकारी बंगले में। 2 जून की सुबह खबर आती है कि विवेक मैत्रा की अपोलो में मौत हो गई और राहुल सीरियसली एडमिट हैं उसी हॉस्पिटल में। मामला सामने आता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के अनुसार फूड पॉइजनिंग का कोई मामला नहीं था, क्योंकि वो खाना जो है वो होटल से मंगवाया गया था और खाना अनरैप भी नहीं हुआ था। लेकिन उस आवाज़ से पुड़िया ज़रूर मिला था जिसमें कोकीन था। जांच के बाद पता चलता है कि उस रात शैम्पेन और ड्रग्स लिया गया था और इसके कोकटेल ने विवेक की जान ले ली। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है। राहुल को भी पुलिस कस्टडी में लेती है और फिर बाद में जमानत पर छूट जाते हैं।
सवाल ये है कि क्या जानबूझकर गलत पुड़िया दिया गया था विवेक को? कोकीन और शैंपेन के कॉकटेल से हुई ये मौत, ये एक सवालिया निशान खड़ा करती है। सवाल ये भी है कि विवेक के पास सबसे ज़्यादा राज थे, उसका इस तरीके से संदिग्ध मौत काफ़ी शक पैदा करती है। सच क्या है ये पता नहीं चला, कागज़ में ड्रग्स का ओवरडोज ही लिखा गया। विवेक को सारे फंडिंग के बारे में मालूम थे। इन सब के बीच प्रवीण के कई सारी बातों को प्रमोद महाजन के परिवार वालों ने खारिज किया और प्रमोद को एक अच्छा इंसान बताया। तो ये थी प्रमोद महाजन की शख्सियत, जो एक बहुत ही एक लो मिडिल क्लास फैमिली से पॉलिटिक्स में इतने ऊंचाई को एक इंसान जिसने छुआ हो, दिल्ली में जिसका बोलबाला हो, प्रधानमंत्री का दावेदार भी माना जाता हो, और फिर उसकी मौत हो जाती है, जो कि एक अभी तक मुझे लगता है रहस्यमय ही है। भाई ही कत्ल कर देता है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो आज की कहानी हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को ये कहानी हमारी सुनने के लिए।